चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लिया है हम लोगों ने, COCl4 दिया है ना मैंने, COCl4 -2 है, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए। इसमें आपको बताना है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा इसका नेम लिखना है, थर्ड क्वेश्चन है आपको मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, पैरा होगा या डाया होगा, और क्या था, शेप बताना था। चलिए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो आउटर शेल में होंगे 3d7 4s2, बाहर की तरफ 3d7 4s2 होगा। उसके हिसाब से करिए। Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, sp3 आ रहा, जल्दी से निकालिए, चारों आंसर निकालिए, आपको सिखा दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। क्या आ रहा आंसर? sp3 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक। और नेम बताइए, नेम भी तो लिखना है। टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोराइडो, कोबाल्ट 2 लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, माइनस वाला आयन है ना, कोबाल्टेट लिखना पड़ेगा ना, कोबाल्टेट 2 आयन। आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं। क्यों? देखो, कोबाल्ट है ना, पहले नाम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने? अच्छा, नेम सेकंड क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालते हैं। COCl4 -2, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +2, कोबाल्ट है +2 स्टेट, ठीक। फिर उसके बाद कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर शेल का 3d7 4s2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s से निकलेंगे, तो कोबाल्ट अगर +2 बनाते हो तो बनेगा 3d7 4s0 4p0, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। Cl जो है वो है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3d7 के जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे 3d7 के, इनको पेयरिंग नहीं कराएगा, ये पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो वैकेंसी नहीं आएगी डी में, तो डी वैकेंट नहीं है। और अपने को कितने लिगेंड लगाने हैं? 4 अटैच कराने हैं, तो 4 जब अटैच कराने होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो या तो sp3 होता है या क्या होता है, dsp2। तो डी तो खाली है नहीं, डी खाली नहीं है, तो अब 4 चाहिए, तो मिक्सिंग किसकी होगी? 4s की होगी, और 4p के 3 की होगी, तो sp3 बन जाएगा। ऑर्बिटल
sp3 बनेगा। 4 चाहिए अपने को, कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग चेक करते हैं कितने चाहिए, मोनोडेंटेट 4 हैं तो 4 चाहिए, तो या तो dsp2 हो सकता था या sp3 हो सकता था। d खाली नहीं है इसलिए sp3 बनेगा, ये 4s यूज होगा और ये यूज होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल गया sp3। अब इससे आपका शेप भी पता चल जाएगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, TD लिखते हैं शॉर्ट में। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर बात करो तो मैग्नेटिक बिहेवियर में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, सिंगल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, पेयरिंग तो हुई नहीं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। 3 क्वेश्चंस का आंसर निकल गया। उसके बाद आपको लिखना है नेम, तो एनायन है तो नेम लिखने के लिए क्या करते हो, टेट्रा क्लोराइडो, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, 2 आयन भी लिख देते हैं, जब आयन होता है तो उसको क्या लिखते हैं, आयन। क्लियर है बात? सबको समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या 3D 3P कहाँ यूज हो रहा है, 3P कहाँ ले लिए, 3P तो पूरा पीछे भरा हुआ है, 4P 3P का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, 3P तो बहुत पीछे है ना। क्लियर है बात? कर लेंगे इस तरीके से, ये 2010 में आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। ऑनलाइन बात समझ आ रही है क्या, ऑनलाइन? क्रोमियम के साथ वाटर के 2 लगे हुए हैं और ऑक्सिलेट 2 लगे हुए हैं और ऊपर चार्ज है -1। क्वेश्चन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, मतलब आप ऑक्टाहेड्रल बनाओगे या टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि H2O जो है वो मोनोडेंटेट है और C2O4-2 ऑक्सिलेट जो होता है वो बाइडेंटेट होता है, तो 2 बाइडेंटेट लगा रखे हो आप, तो 2 बाइडेंटेट से टोटल डेंसिटी तो 4 हो जाएगी, है ना, 4 साइट हो जाएंगी, और 2 मोनोडेंटेट से 2 और हो जाएंगी, तो 6 साइट है, 6 जहां पे 6 लिगेंड हो जाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा आपका, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, तो या तो sp3d बनेगा, d2 बनेगा या d2sp3 बनेगा, 2 ही बनेंगे, तो शेप तो पहले से डिसाइडेड है आपकी, है ना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताएंगे लेकिन होगी तो क्या, ऑक्टाहेड्रल ही होगी, बना लो। H2O मीडियम में आता है, ना तो वीक होता है और ना ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन C2O4-2 जो है वो स्ट्रॉन्ग में आता है, ऑक्सिलेट जो है वो स्ट्रॉन्ग में आता है, C2O4-2 C2O4-2 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग में,
चलो बनाओ। C2O4 माइनस C2O4 अगर एक है तो उसमें -2 का चार्ज होता है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही क्रोमियम की? 3 आ रही है। क्या क्या होता? -2 बोल तो रही हूँ, एक C2O4 के ऊपर -2। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। +3 आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम होता है 3d5 4s1। क्या होता है क्रोमियम? एक्सेप्शन होता है 3d5 4s1। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s तो 0 बन जाएगा और 3d3 बन जाएगा। 4p0 है ना। अब 3d3 है, अगर ऑक्सीलेट पेयरिंग करा देता है, ऑक्सीलेट पेयरिंग करा देता है तो भी इसको ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे। और 3d3 है तो ऑलरेडी वैसे भी खाली मिल है ना। ऑक्सीलेट अगर पेयरिंग कराएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन में कैसे पेयरिंग कराएगा? ऑक्सीलेट को अगर स्ट्रॉन्ग मान लेते हो तो पेयरिंग किस तरीके से कराएगा? 3 में ऐसे ही तो पेयरिंग होगी, 3 तो फिर भी खाली मिल जाएंगे आराम से। कितने चाहिए अपने को? अपने को चाहिए कितने? 6 चाहिए। ऑक्टेड्रल बनाना है ना, तो 6 चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 चाहिए, तो 2 इससे ले लेगा, 2 इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया और 3 इससे ले लेगा, है ना। तो D2sp3 क्या बन जाएगा? D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कैसा बिहेवियर होगा? पैरामैग्नेटिक तो होगा ही, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, पैरा तो होगा ही होगा। शेप पहले ही पता था, ऑक्टाहेड्रल, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक, और नाम क्या लिखेंगे इसका? ये इसको एक्वा लिखेंगे, इसको ऑक्सिलेटो लिखोगे, है ना। तो लिख दो डाई एक्वो, डाई ऑक्सिलेटो, और क्रोमियम को लिख देते हैं क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई थी? 3। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ, क्या आप कह रहे हो अगर यहाँ पेयरिंग हो गई तो D3 क्यों नहीं ले लिया, है ना। 3 क्यों नहीं ले लिए? 3 वाली ज्योमेट्री वाले अपन कॉम्प्लेक्स ही नहीं पढ़ रहे, D3 वाले पढ़ नहीं रहे, अपने उसमें नहीं है।
हम्म, नहीं नहीं, ले तो पहले डी का ही ले रहे हैं, तभी तो नाम उसी के हिसाब से है, पहले डी का लिया है। नहीं, वो रिएक्शन आउटर के साथ ज्यादा आसानी से आउटर ऑर्बिटल। इशिका कह रही है कि आउटर जो ऑर्बिटल है, पहले तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए आउटर ही प्रेफरेबल होगा ना, फिर इनर चूज किया जाएगा। तो आउटर से कितने मिल जा रहे हैं, sp3 मिल जा रहे हैं, है ना। तो वैसे तो आउटर में डी तो खाली उधर होगा ही होगा, है ना, उधर भी डी खाली होगा ना। ये आया है आपका, ये भी 2010 का ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक आप कर ही लोगे, मुझे ऐसा अब थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर विश्वास हो रहा है कि आप ऐसे सवाल, इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड जो हमने यूज किया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, क्योंकि अगर वीक फील्ड हुआ तो पेयरिंग होगी नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, है ना। जैसे इसमें इन्होंने दिया PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। चलो एक ये लास्ट कर लो, फिर हम लोग आई थिंक हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे हमें मूव करना चाहिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज डिफिकल्ट, क्वेश्चन खूब आए हैं यार, इसी से आ रहे हैं क्या भर भर के, इसी टॉपिक के क्वेश्चन भरे हुए हैं या मैं इसी के देख रही हूँ, हैं इसके ही भरे हुए क्वेश्चन, नहीं 2 मार्क्स में, नहीं 3 मार्क्स में नहीं, क्या चक्कर है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कम पूछा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट में कौन सा कह रही थी, PTNH3 होल ट्वाइस। अनुज अनन्या आ गया क्या आपको ये, यस मैम। PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। कितने लिगेंड हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखाई दे रही है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, 2 3 4 दिख रहा है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सब मोनोडेंटेट है, 2 ये, तीसरा ये, चौथा ये, सब मोनोडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखा तो आपको डिसाइडेड है या तो DsP2 होगा या तो कैसा होगा sp3 होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है, तो निकालते हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, Cl का -1 लीजिए, NO2 का भी -1 लीजिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। पीटी मेरे ख्याल से आता है, किसके नीचे आता है इसका कॉन्फ़िगरेशन पीटी का, पीटी कहाँ पे आता है, पीरियोडिक टेबल में देखो पीटी की पोजीशन क्या है। कितना है, पीटी आता है आपका निकल पीडी, इसके नीचे है ना, निकल के नीचे, तो निकल में होगा 3D8 4s2, तो इसमें होगा 3D4D8 5s2, इसमें हो जाएगा पीटी में 5D8 6s2। लर्न नहीं करेंगे मतलब याद रखेंगे कि पीटी आ किसके नीचे रहा है, निकल पीडी, फिर क्या आ रहा है, पीटीआर।
पीरियोडिक टेबल में क्या सीक्वेंस देखा हमने? निकल था, फिर पीडी था, फिर क्या था? पीटी। तो इसमें था 3d8 4s2, तो इसमें होगा 4d8 5s2, इसमें होगा 5d8 6s2। तो मुद्दे की बात यह है कि इसमें क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 5d8 6s2। क्लियर है बात? एक बार देख ले कहीं एक्सेप्शन तो नहीं है। एक्सेप्शन है, पीटी इज एक्सेप्शन। 5d9 6s1, वही मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, पीटी में होता है। 5d9 6s2 एक्सेप्शन है। फाइव डी नाइन 6s1 ये है कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी पीटी का कॉम्प्लेक्स आएगा तो ये याद होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब पीटी का कितना आया? ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया ना, तो पीटी प्लस 2 करने के लिए 6s से चला जाएगा, 5d से चला जाएगा, तो 5d8 बचेगा और यहाँ पे 6s 0 बचेगा। ये बात सबको समझ आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको दिक्कत हो रही हो कोई समझने में? नाइट्रोजन जिनमें भी होता है ज्यादातर वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। नाइट्रोजन जिसमें भी डोनर होगा वो क्या होते हैं? ज्यादातर स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो अमोनिया इसमें प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर है तो क्या होगा? 5d8 का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको क्या करेगा? पेयरिंग करा देगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। NH3 क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसलिए क्या करा देगा? 5d8 की पेयरिंग। 5d9 की पेयरिंग होगी। पीटी प्लस 2 नहीं बना रहे हो? नीचे देखो मैं क्या लिख रही हूँ, वो तो देखो, वो देख ही नहीं रहे हो, कहाँ ध्यान है? तो पेयरिंग कराई तो थी, 3 की पेयरिंग कराने में 3 को एक में थोड़ी रख दोगे, 2 की जगह होती है एक में। 3 अगर है तो पेयरिंग तो एक ही पेयर बन सकता है ना, तीसरा तो अकेला रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं जबरदस्ती पेयर कराना है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए 3 ही थे। समझ गए बात? आ गई बात समझ में? दिमाग में आ रही है बात? NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसलिए इसने पेयरिंग करा दी, तो यहाँ पे एक डी खाली मिल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाना है, यानी कि 4 ऑर्बिटल आपको चाहिए, तो एक तो डी मिल गया। अब एक आपका क्या मिल जाएगा? एस का मिल जाएगा ये वाला, और 3 किसके ले लेगा? ये कितने की? 2 ले लेगा पी के। 4 की जरूरत है, एक डी का मिल गया, एक एस का मिल गया, 2 पी के ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? DsP2। और DsP2 की ज्योमेट्री क्या होती थी? स्क्वायर प्लेनर। कोई ऐसा हो जिसको बात समझ नहीं आई तो बोल दो। कैसे निकाल रहे हैं? फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से आपको पता चलेगा 4 वाला बनाना है या 6 वाला। 4 वाले में 2 ही केस हम लोग पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं अपना स्क्वायर प्लेनर DsP2 और एक पढ़ रहे हैं टेट्राहेड्रल sp3। 6 वाले में ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी, D2sp3 लेंगे या sp3 D2 लेंगे।
एक को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे D2sp3 को, और sp3d2 को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपको मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है, पेयरिंग वगैरह हो के अगर कोई भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा तो डाया बना दीजिए, है ना। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। अगर म्यू निकालने को कहते हैं तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फॉर्मूला में पुट करिए, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n+2, bm में निकाल दीजिए मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको केवल नेमिंग करनी थी और क्या करना था, आपको बताना था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल लिया। सबसे पहले मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन डिडक्ट किए, फिर उसके बाद लिगेंड को देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, अगर एक भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग हो जाएगी। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, पेयरिंग हो गई, और पेयरिंग के बाद एक डी खाली मिल गया हम लोगों को, तो एक तो डी यूज हो जाएगा और 4 चाहिए थे तो एक एस और 2 पी यूज हो जाएंगे। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन बना DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्क्वायर प्लेनर होती है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री भी निकल आई और ये भी निकल आया, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बिहेवियर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। ठीक है, चारों क्वेश्चन निकल गए आपके। आयुपैक नेम अगर पूछ लेंगे तो वो भी बता देंगे। आयुपैक नेम क्या लिखेंगे, डायमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लैटिनम। जो आपका न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है ना, एनायनिक दिख रहा है ना, कैटायनिक दिख रहा है, न्यूट्रल दिखाई दे रहा है ना। न्यूट्रल को का नाम लिखते हैं आई थिंक शायद एनायनिक की तरह लिखते हैं, क्या बताया था मैंने न्यूट्रल का नाम, एनायनिक की तरह की कैटायनिक की तरह, तो आराम से उसमें प्लैटिनम लिख देंगे, प्लैटिनम 2, है ना, बस हो जाएगा। नाइट्राइटो एन हो जाएगा, डायमीन हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, खेल खत्म और पैसा आप कर लेंगे आप। अब मुझे कोई चिंता नहीं है आपकी, आप एकदम तेज हो चुके हैं। हाँ, वो भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएं तब बता दें। सीरीज आएगी इसमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन वीक है ये बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा आज इंट्रोड्यूस करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप इसी चैप्टर में आती है, अलग अलग थ्योरीज है ना। बोर्ड में भी 1-2 क्वेश्चन तो दिख ही रहे हैं, बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन दिख गए, लिख एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। चलिए जरा सा एक और एक सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, कर लीजिए। रिंग टेस्ट में नाइट्रेट का रिंग टेस्ट बताया था ना आपको, नाइट्रेट के रिंग टेस्ट में क्या बताया था आपको, कौन बताएगा, मैंने एक दिन सिखाया था तीसरी बार शायद क्लास में, और बोला था सबको याद होना चाहिए मैं जब भी पूछूं। चलिए 3 बार मैं बता चुकी हूँ और उसके बाद मैंने उस समय बोला था आप सबको याद होना चाहिए, अब अगर नहीं बताएंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। चलिए जल्दी बताइए, अनुज अनन्या कोई बताना चाहता है रिंग टेस्ट, कोई रिंग टेस्ट बताना चाहता है तो बता दीजिए जल्दी से, फास्ट। नाइट्रेट का रिंग टेस्ट, ऐसे करोगे तो तुम लोग कैसे करोगे बताओ, कितनी बार सिखा दिया नाइट्रेट का रिंग टेस्ट, मुझे लग रहा है तुम्हारे पेपर में तो ये आएगा ही, और तुम जैसे कर रहे हो ना, सॉल्ट लेंगे पानी डालेंगे एक को सोल्यूशन बनाएंगे, 4 बार बता दिया। FeSO4 लेंगे फ्रेश,
इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे पानी डाल के, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। इतना ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं कि गलत गलत चैप्टर बता रहे हैं, चुप रहो। बोथ सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स कर दिया और टेस्ट ट्यूब की साइड से ड्रॉपर के थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे। टेस्ट ट्यूब को हिलाना नहीं है, बिल्कुल नीचे की तरफ एक ब्राउन रिंग बनेगी। ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं नाइट्रेट का। नीचे की तरफ एक ब्राउन रिंग बनेगी, छल्ला बनेगा इस तरीके से पतला सा। नहीं कराया है आपको? मैं बता दे रही हूँ, इतनी बार मैं 11th में तो ये बताती ही नहीं हूँ। एक्सपेरिमेंट और दिखाया है आपको? नहीं। ओ, बहुत ही शैतान बच्चे हैं ये। मैंने नहीं बताया आपको? नहीं। मुझे तो लग रहा 2-4 बार तो मैंने बता ही दिए। GIF तो होगा नहीं। ऐसी ऐसी रिंग आती है ब्राउन कलर की नीचे की तरफ, ये अच्छी नहीं आई है, अच्छी वाली ऐसी आती है। जो नाइट्रेट आपको सोल्यूशन मिला, उसका नाइट्रेट जो सॉल्ट मिला उसका वाटर में सोल्यूशन बनाइए। FeSO4 लैब में फ्रेश ग्रीन कलर का। कैसा फ्रेश ग्रीन कलर होता है? जैसे इनकी टी शर्ट है इस कलर का, बिल्कुल। अगर FeSO4 है उसी को यूज करना है। अगर रेड हो गया तो फेरस सल्फेट नहीं है, वो फेरिक सल्फेट हो गया, उससे यूज करेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। फेरस सल्फेट का कलर होता है फ्रेश ग्रीन कलर, बिल्कुल। उस सॉल्ट का वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे। जो नाइट्रेट का सॉल्ट आपको गिवन है उसको दोनों को मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब के साइड से यहाँ से धीरे धीरे ड्रॉपर के थ्रू डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। धीरे धीरे जैसे ही आप 1 या 2 ड्रॉप डालोगे, नीचे की तरफ इस तरीके का ब्राउन कलर का छल्ला बन जाएगा। इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। क्लियर है बात? अब आ गया, अब याद रखेंगे क्या करना था। तो रांगी, ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या करना था? नाइट्रेट का सॉल्ट लिया, एक्वस सोल्यूशन बनाया, फिर FeSO4 फ्रेश लिया, वाटर में सॉल्यूशन बनाया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। फिर H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप साइड वॉल से टच करते हुए 1 या 2 ड्रॉप जैसे ही ऐड करोगे, टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी। इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। अब ये बताया क्यों यहाँ पे, ये समझ लीजिए। इसी पे सवाल है। ये जो रिंग बनती है, ये बनती है, ये जो ब्राउन रिंग बनती है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बनती है। उसका फॉर्मूला है FeS2O5NO+। ये जो ब्राउन रिंग बनी है इसका, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका क्या फॉर्मूला है? FeS2O5NO और उसके ऊपर है +2। इस आयन में दिया हुआ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 3.89 bm। इस आयन के लिए म्यू की वैल्यू दे रखी है 3.89 bm। म्यू की वैल्यू दे रखी है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बताना है और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कर लो ब्रैकेट में।
हाँ कर लो। एनो लिखा तो नहीं है ब्रैकेट में, करना चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल है, तो या तो D2sp3 होगा या sp3D2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछा और क्या पूछा, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें NO जो होता है ये +1 में होता है, नाइट्रोसो होता है। इसमें जो NO है वो क्या है, +1 में है, नाइट्रोसो। लिख लीजिए NO+1, नीचे लिख लीजिए NO इज इन +1 नाइट्रोसो बोलते। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर तो निकल आएगा, +1 आ रही है, NO होता है +1 नाइट्रोसो बोलते। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लीजिए, दो चीजें निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है और हाइब्रिडाइजेशन, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। आपको दे रखा है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। नहीं पता है, इसीलिए तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। अगर वैसे पता हो तो आप फटाफट निकाल दो, म्यू के हिसाब से निकालोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर आपको पता चलेगा पेयरिंग हो रही है नहीं हो रही क्या। Fe का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। NO वैसे तो स्ट्रांग होगा, NNS 3d6। देखो अगर ये इसमें कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ये देखो ये चीज, एक चीज देख लो, जैसे म्यू की वैल्यू तुम्हारी 3.89 आ रही है ना, म्यू की वैल्यू 3.89 आ रही है ना, तो इसको अप्रॉक्स 4 मान सकते हो, म्यू की वैल्यू को अप्रॉक्स 4 मान सकते हो ना। एन वैल्यू सही नहीं आएगी,
नहीं आ मैंने 3.9 लेके कर दिया, उससे आगे एक्सेप्ट वैल्यू आ गई, उसके बाद 15.2 बनाया तो मैंने तुमने म्यू की वैल्यू क्या ली? 3.8 ले ली थी, 3.9 या 8? 3.9 ली थी, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर किया 3.2 बनाया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 15.2। ये हम लोग को निकालना है म्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाना है, n+2 था ना, यही था ना। n की वैल्यू निकालना चाहते कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे हिसाब से अगर 4 मान लो अप्रॉक्स में, 4 इसमें अप्रॉक्स ही ले सकते हैं, 4 अगर मान लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर को इधर लाओगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये रूट को, तो ये n+2 बन जाएगा, है ना। अब इसको अगर 16 बनाना है तो क्या बना सकते हो आप, 16 बनाना है तो क्या ले सकते हो इसको, या ऐसे भी सोच सकते हैं अपन कि अगर 4 होता 4 होता तो ये 16 बनता, 3 पॉइंट कुछ है तो अप्रॉक्स 15 के अराउंड भी ले सकते हैं, 15 के अराउंड ले सकते हैं क्या इसको, इस वैल्यू को अप्रॉक्सी में इसको 15 के अराउंड ले सकते हैं क्या। अगर 15 लेंगे तो n की एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी, इसको 15 अगर लेते हो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n क्या रख सकते हो यहाँ पे मैच करने के लिए, 3 रख सकते हो, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इस तरीके से अप्रॉक्स से यहाँ पे लेना पड़ता है, n की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब आपको ये पता चल गया कि इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाने हैं आपको, 3 दिखाने। म्यू देने का मतलब इतना ही था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बनाने हैं आपको, 3 दिखाने हैं। तो अब देखते हैं कैसे बन सकते हैं ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यहां तक बात सबने कर ली, अप्रॉक्स लिया, ये 3.89 था, 4 नहीं था, 4 होता तो 16 आता, 15 ले लिया अप्रॉक्स में, 15 लिया तो n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू 3 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाने हैं, 3 दिखाने हैं। आप कैसे दिखाएंगे देखिए, आयरन को अगर लेते हो आप, आयरन तो 3d6 4s2 होता है, अगर हमने बोल दिया +1 चार्ज है तो 3d6 4s1 हो गया, यही हो गया ना, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3d6 4s1, ये चीज दिख रही है आपको, ये दिखाई दे रहा है ना। अब NO+ लिगेंड लगा हुआ है, और कौन सा लिगेंड है, H2O। H2O को तो हम वीक फील्ड मानते हैं, NO+, इस केस को मैंने खास इसलिए बताया क्योंकि ये जो है ना स्पेशल केस है, इसमें क्या हो रहा है, N = हमें क्या लेना है, 3 लेना है। अगर पेयरिंग कराते हो, इन सब की पेयरिंग करा देते हो, अगर सपोज इन सब की पेयरिंग करा दो तुम NO की बेसिस पे, तो सबकी पेयरिंग करा दोगे तो यहाँ पे तो ये सारे पेयर्ड हो जाएंगे, अनपेयर्ड बचेगा नहीं, तो फिर अनपेयर्ड कितने बचेंगे, 1 बचेगा। वो कंडीशन अपनी फुलफिल नहीं हो रही है, अपने को क्या दिखाना है कि कितने पेयर्ड है, अनपेयर्ड है 3 है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल केस है, इसका जो S है ना वो यहाँ पे आ जाता है, ये इसीलिए अलग से इसको अगर यहाँ पे ले आओगे तो क्या होगा आपका, है पी में क्यों ये यहाँ पे आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको पेयर कर देगा S वाला, तो 3 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये खाली मिल जाएगा, और इधर से क्या मिलेगा। अब आपको कितना बनाना था, कैसा कॉम्प्लेक्स बनाना है अपने को, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो किस हिसाब से आप बना सकते हो, अब ये तो खाली मिला नहीं क्योंकि तुमने कंडीशन कौन सी रख दी, n = 3 वाली कंडीशन फुलफिल करने के चक्कर में यहाँ पे इन 3 को तो पेयर्ड कराया नहीं हम लोगों ने, इसको अगर पेयर्ड नहीं कराया तो फिर ये लेना पड़ेगा, और 3 p के लोगे
और 3 किसके लेने पड़ेंगे आपको, 2 किसके लेने पड़ेंगे आपको, बाहर वाले डी के लेने पड़ेंगे ना, तो 2 डी के ले लोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है ना, H2O 5 NO है तो 6 है। क्या क्या पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये स्पेशल केस है अलग तरीके का, इसमें n = 3 के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। कंपाउंड का नाम दिया, नाम नहीं पूछा है इन्होंने, नहीं दिया हुआ है, मतलब कंपाउंड दिया हुआ है। कंपाउंड दिया है, रिंग टेस्ट तो मैंने पीछे से बता दिया आपको अपने मन से कि ये रिंग टेस्ट में बनता है। कंपाउंड गिवन है आपको, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, बाहर वाले शेल का डी यूज हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हुए हो उन सबको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के जितने क्वेश्चंस हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के वो कर डालिएगा, है ना। अब स्टार्ट करते हैं आगे की बात। कोई एनसीईआरटी लाया है, प्राख्या लाती है, आप लोग तो लाते नहीं, कोई लाया एनसीईआरटी नहीं, आपसे मैं बोलती नहीं इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्लास से एनसीईआरटी कौन लाएगा, गार्गी, सिंगेज लाते हैं ये, और एनसीईआरटी कौन लाएगा। चलिए अब 1-2 लिमिटेशन लिखेंगे वीबीटी की, देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वीबीटी की लिमिटेशन कहाँ है भाई, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, वीबीटी की 2-4 लिमिटेशन लिख लो। अच्छा तुम लोग हेडिंग डाल चुके हो, हेडिंग डाल के बैठे हैं, क्या तुम तो लिखो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। सिस्टम कभी कभी बिगड़ जाता है। पहली लिमिटेशन है कि इट इन्वॉल्व्स so many assumptions, assumption बहुत लिए हैं, इससे दिक्कत है लोग। दूसरी प्रॉब्लम है क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं है मैग्नेटिक बिहेवियर और कलर का, क्वांटिटेटिव interpretation not given for color and magnetic behavior. थर्ड है आपका does not give quantitative interpretation of thermodynamic और kinetic stability of coordination। स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताता ऐसा कुछ। does not give quantitative interpretation of, किसका था, क्या बताया था मैंने, थर्मोडायनेमिक
और काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक्स में जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि डेल्टा जी निगेटिव है तो क्या होगा, रिएक्शन फिजिबल है नहीं है, प्रोडक्ट स्टेबल होगा नहीं होगा, ना काइनेटिकली बताते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में और ना ही थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मेंशन कर दो, कॉम्प्लेक्स की बात। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब नई थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें ये नोट कर लिया सब लोगों ने, कोई ऐसा तो नहीं रह गया, तीनों पॉइंट हो गए। CFT स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत ही सुंदर अच्छी थ्योरी है, प्यार से समझेंगे, पहले लिखना लिखाना होता रहेगा, समझिएगा प्यार से पहले ध्यान से। सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। VBT के बाद आ गया CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, देखो पहले ध्यान से समझो, फिर दूसरी बात करेंगे, लिखने की बात है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला बेसिक एजम्पशन है कि जो लिगेंड है उसको नेगेटिव चार्ज मानते हैं, और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको डाइपोल मानेंगे। न्यूट्रल लिगेंड को क्या मानेंगे, डाइपोल। अगर आपका एनायनिक लिगेंड है, मतलब जिसपे माइनस चार्ज है, तो उसको क्या मानोगे, नेगेटिव चार्ज मान लोगे, या इलेक्ट्रॉन मान लोगे। और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको आपको ट्रीट करना है डाइपोल की तरह। डाइपोल पता ही है आपको, डाइपोल किस तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल होते हैं, है ना। तो कुल मिला के इनको ट्रीट करना है पॉइंट चार्ज की तरह। कैसे ट्रीट करना है, पॉइंट चार्ज। ये थ्योरी कहती है कि जैसे आप दो सेम चार्जेस अगर हैं, जैसे प्लस क्यू हैं, अगर ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये थ्योरी कहती है कि जो आपके लिगेंड है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप पॉइंट चार्ज मान लो, और जो आपका सेंट्रल मेटल है उसके जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उनको भी आप पॉइंट चार्ज मानो। दोनों को आप चार्ज मानो, तो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो सेंट्रल मेटल ऐसे है, लिगेंड आ रहे हैं, मान लो 6 लिगेंड अटैच होने ऑक्टाहेड्रली, तो 6 डायरेक्शन से आएंगे, 6 डायरेक्शन से आएंगे, तो इसको आप माइनस चार्ज मानो, और लिगेंड इस सेंट्रल मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस चार्ज मानो। तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ये वाली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर बेस्ड है, और ये कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन के थ्रू जो सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल हैं, जिसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में 5 तरीके का डी ऑर्बिटल पढ़ते थे, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि सेंट्रल मेटल पे जब लिगेंड अटैच होने के लिए आता है किसी डायरेक्शन से, तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल के डी इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, और जहां पे भी रिपल्शन होगा वहां पे क्या होता है, एनर्जी बढ़ती। जिस जगह पे भी रिपल्शन होता है वहां पे एनर्जी बढ़ती है। तो इस रिपल्शन की वजह से होता क्या है कि जो डी ऑर्बिटल्स जो 5 होते हैं सेंट्रल मेटल के 5 टाइप के,
वो एनर्जी के दो सेट में चेंज हो जाते हैं, दो सेट में उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का मतलब है कि जो 5 ऑर्बिटल हैं उसमें से 2 ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी कम हो जाए और 3 ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। या ऐसा भी होता है किसी किसी केस में 3 की एनर्जी कम हो जाएगी और 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो सपोज कि 5 डी ऑर्बिटल हैं, अगर लिगेंड अटैक करने नहीं आया है तो पांचों डी ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट का मतलब होता है उनकी सबकी एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक। और सबकी एनर्जी सेम है, वो एक एवरेज एनर्जी लेवल पे है। जब लिगेंड अटैक करने के लिए आता है तो क्या होता है, जिस ऑर्बिटल को रिपल्शन ज्यादा मिलता है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है और जिस ऑर्बिटल को रिपल्शन कम मिलता है उसकी एनर्जी नॉर्मल से थोड़ी कम रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जब लिगेंड अटैक करने आया तो सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल 2 ग्रुप में चेंज हो गए। ऐसे मान लो ये अपनी क्लास है, अभी सबकी एनर्जी सेम हो, पर बाहर से कोई अटैकर आ जाए तो कुछ की एनर्जी एकदम से बढ़ जाए, कुछ की एनर्जी एकदम से एवरेज से कम हो जाए। एवरेज एनर्जी कुछ अपनी क्लास की हो, कुछ की एनर्जी एवरेज से थोड़ी बढ़ गई और कुछ की एनर्जी एवरेज से थोड़ी कम हो गई, ठीक है। मान लो ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई अटैकर आया, अगर वो पीछे के 4 लोगों से ज्यादा उसका इंटरेक्शन हो रहा है तो जो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उनकी एनर्जी अपने आप क्या होगी, जैसे मान लो तेज वॉइस में बात कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और जिनका इंटरेक्शन कम होगा, जिनको रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, उनको क्या होगा, उनकी एनर्जी नॉर्मल एक लेवल से लो ही रहेगी, नॉर्मल लेवल से क्या रहेगी, लो। तो इस थ्योरी में ये बताया गया कि जो सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल है वो 2 सेट में टूट जाता है, या कह सकते हैं 2 सेट दिखाई देने लगते हैं वहां पे। एक को हाई एनर्जी का सेट बोलते हैं और एक को लो एनर्जी का सेट बोलते हैं। 3 का सेट बनता है, किसी का लो एनर्जी में 3 सेट आएगा और हाई एनर्जी में 2 चले जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जिसमें 3 हाई में जाएंगे और 2 लो में आएंगे। 2 केस केवल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें पढ़ने, स्क्वायर प्लेनर एडवांस में है आपका। जेई में से हमें पढ़ना है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, 2 तरीके की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे हम लोग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन जो बेसिक है वो ये है कि जब भी लिगेंड अटैक करने आएगा तो जिस डायरेक्शन से लिगेंड आ रहा है उस डायरेक्शन में अगर डी ऑर्बिटल के लोब्स हैं तो उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा और उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, और जिसको रिपल्शन कम मिलेगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम बढ़ेगी। इतनी कुछ छोटी मोटी बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्रिस्टल फील्ड जब स्प्लिट होता है तो कितना एनर्जी चेंज आता है उसका कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग करेंगे। पहले थोड़ा सा समझो, थोड़ा और समझो, नोट कोई नहीं करेगा। देखो जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमने बोला डी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल के पास, तो डी ऑर्बिटल 5 तरीके के हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक। डी जेड स्क्वायर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जेड एक्सिस के, किस एक्सिस के अलोंग होता है, जेड एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला जो होता है, अगर जेड एक्सिस इस तरीके से है, आप एक्स एक्सिस ऐसे मान लो, वाई एक्सिस ऐसे मान लो, तो ये इसके जो लोब होते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड होते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कहां पे होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंड होते हैं। अगर हम लोग डी एक्स वाई की बात करेंगे, एक को अगर आप एक्स एक्सिस कह रहे हो, इसको अगर वाई एक्सिस कहते हो, तो एक्स वाई जो होता है वो कहां होता है, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट होगा इस तरीके से।
इसके लोब कहाँ पे होते हैं? एक्स और वाई के बीच में। वाई जेड की बात करोगे तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में। जेड एक्स की बात करोगे तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में। इतनी बात समझ में आ रही कि इस तरीके से लोब्स। अब मान लो ये जितने भी ऑर्बिटल हैं इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है कि इनकी सबकी सेम एनर्जी है। और ये सेम एनर्जी कब होती है? जब सेंट्रल मेटल, जब डी ब्लॉक का मेटल ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब लिगेंड अटैक नहीं कर रहा है, लिगेंड आर नॉट अटैकिंग, ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, तब इसके डी ऑर्बिटल सारे के सारे क्या होते हैं? सेम एनर्जी के होते हैं। उनको हम लोग नाम क्या देते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक। अब मान लो कि लिगेंड अटैक करने आए, 6 लिगेंड मान लो अटैक करने आए। मान लीजिए कि 6 लिगेंड्स को अटैक करना है ना, ऑक्टाहेड्रल बनना चाहता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहता है? ऑक्टाहेड्रल। 6 लिगेंड्स को अटैक करना है, तो 6 लिगेंड्स अगर अटैक करेंगे, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो आप सोचो ऑक्टाहेड्रल हम लोग कैसे बनाते थे? ज्योमेट्री इस तरीके से बनाते थे, एक लिगेंड यहाँ अटैच करते थे, एक यहाँ अटैच करते थे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक, ऐसे ही तो अटैच करते थे। अगर सपोज हमने मान लो इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, इसको जेड एक्सिस, ये सही बनाया हमने एक्स वाई जेड के टर्म्स में? सब 90 पे हैं, देख लो सारे 90 पे। ऑक्टाहेड्रल तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, ज्योमेट्री जो बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर किस पे लाई करेगा? ध्यान से देखिए, डी जेड स्क्वायर की अगर बात करो, लिगेंड अगर जेड एक्सिस से आ रहे हैं, दो लिगेंड अगर जेड एक्सिस से आ रहे हैं और ये ऑर्बिटल जेड पे ही है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रिपल्शन अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि उसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं लोग और उसी एक्सिस से लिगेंड आके अटैक कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? अगर दूसरे की मैं बात करूं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका मैंने बताया कि इसके लोब्स कहां पे होते हैं? एक्स वाई पे होते हैं। अगर इसको हमने एक्स बोल दिया, इसको क्या बोल दिया है? वाई एक्सिस बोल दिया। तो एक्स वाई से अगर आ रहे हैं लिगेंड, तो इसके भी लोब यहाँ पे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको भी अच्छा खासा रिपल्शन मिलेगा, तो इसको भी अच्छा रिपल्शन मिलेगा, बढ़िया वाला। ये बात सबके समझ आ रही है या नहीं? अभी कुछ लिखवा नहीं रहे, अभी बात समझो। इसको भी अच्छा रिपल्शन मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो किसी का लोब है आपका ये वाला डी एक्स वाई है ना, एक ऑर्बिटल डी एक्स वाई भी है, तो इसके जो लोब्स होंगे, ये अगर एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो कहीं बीच में होंगे ना, एक्स वाई के बीच में होंगे, तो उसको तो उतना रिपल्शन नहीं मिलेगा। जेड वाले को इसलिए मिल रहा है क्योंकि जेड से आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक्स और वाई पे ही इसके लोब है। लेकिन एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स को उतना रिपल्शन नहीं मिलेगा जितना इन दोनों को मिल रहा है, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होता क्या है कि अगर हमने बोला कि एवरेज एनर्जी कुछ है पांचों ऑर्बिटल की, तो जो दो ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी एनर्जी नॉर्मल से बढ़ जाती है क्योंकि इनको क्या मिल रहा है? ज्यादा रिपल्शन। और अगर हम बात करें कि तीन जो बाकी बचे हुए हैं
उनकी एनर्जी क्या होगी, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की कोई इतना रिपल्शन मिलता नहीं है, तो उनकी एनर्जी एवरेज से क्या रहती है, थोड़ी कमी रहती है। तो दो सेट में डिवाइड हो गया, स्प्लिटिंग हो गई। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा, और उससे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और उस रिपल्शन से जो डी ऑर्बिटल जो सब सेम एनर्जी के थे, किस दो ग्रुप्स में टूट गए। एक को बोलते हो हाई एनर्जी का ग्रुप, दूसरे को क्या बोलोगे, लो एनर्जी ग्रुप। एवरेज से एक की एनर्जी कम है 3 की, और इसकी एनर्जी ज्यादा है। क्लियर है बात इतनी। इसको हम लोग नाम देते हैं T2G। इसका स्पेशल नेम है, क्या नाम है, T2G। जिसमें 3 टर्म दिखाई दे उसमें ध्यान रखना है आपको, T2G। तो उसमें 3 ऑर्बिटल लेने हैं, DXY, DYZ और DZX। जिसमें आपको 2 दिखाई दे रहे हैं उसका नाम है EG। क्या नाम है इसका, EG। ठीक है। और इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डेल्टा O। डेल्टा O। O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब है इनको कॉम्प्लेक्स बनाने और स्टेबल सिस्टम बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो है डेल्टा O। वो कैसे निकलती है, इसके डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, डेल्टा O। इसका कैलकुलेशन भी सिखाएंगे। पहले मुझे ये बताइए कि मोटी मोटी बात कुछ समझ में आई या नहीं, कुछ आई, थोड़ी बहुत। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखना है, जो ऑर्बिटल उस डायरेक्शन में आएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, जो उसके डायरेक्शन में डायरेक्टली नहीं आएगा उसकी एनर्जी इतनी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट से। ये तो समझाने वाले पॉइंट थे। टाइम क्या हो रहा है, 40 हो गए। अच्छा, अगली क्लास में लिखेंगे। अच्छा, समझ लीजिए, अच्छा थोड़ा सा समझ लीजिए, 2-4 पॉइंट तो समझ लो। लिखना नहीं है तो कुछ पॉइंट समझ लो। चलो कुछ पॉइंट समझ लो। जैसे सारे ऑर्बिटल थे ना, ध्यान से समझो। अभी लिखना नहीं, आप ना लिखना। ये सारे ऑर्बिटल थे, ये ऑर्बिटल है। जब कोई भी लिगेंड अटैक नहीं करने आया है तो इस डीजेनरेट बोल, क्या नाम दे रहे हैं इनको, इनकी एनर्जी सबकी सेम। अब इनकी एवरेज एनर्जी अगर निकाल लो, ऐसे एनर्जी को दिखा रहे हैं, 5 ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी को दिखा रहे हैं, एवरेज निकाल लिया हमने। तो जब एवरेज एनर्जी निकाल लेते हो तो उस पॉइंट को बोलते हो बैरी सेंटर। एवरेज एनर्जी वाले पॉइंट को क्या नाम देते हैं, बैरी सेंटर। ठीक, 2 की एनर्जी एकदम से एवरेज से बढ़ेगी, उसका नाम हमने क्या रखा था, 2 जिसकी बड़ी थी x² - y² था, और कौन सा था, dz²। इसको रिपल्शन ज्यादा मिला था, है ना, और इसका नाम हमने क्या दिया था, EG। और 2 की एनर्जी क्या हुई थी, कम हुई थी, तो उस 3 की एनर्जी जो DXY, DYZ, DZX बोल दिया था, इसका नाम क्या दिया था हमने, T2G। ये सेट है जिसका नाम है, जैसे मान लो अपनी क्लास 2 ग्रुप में बढ़ जाए, एक का नाम सम कुछ और एक का नाम सम,
है ना। जैसे एक का नाम हो गया अरेंज ग्रुप और एक का नाम हो गया, क्या नाम है इनका, अक्षिता ग्रुप। ठीक है, 2 ग्रुप हो गए। तो ऐसे यहाँ पे क्या नाम दिया आपने, T2G एंड EG, है ना, 2 नाम दे दिए। अब इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, डेल्टा O बोलते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक पॉइंट और ऐड करेंगे बस, यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है, यहां से यहां, इसको बोलते हैं प्लस 0.6 डेल्टा O, प्लस 0.6 डेल्टा O। 0.6 को कोई कोई बुक लिखती है 3/5, 3/5 है डेल्टा O का, है ना। यानी टोटल जो एनर्जी है उसका 3/5 पार्ट ये है, और नीचे की तरफ 3/5 को माइनस करोगे तो ये 0.4 बच जाएगा ना, और नीचे वाली एनर्जी को माइनस में लिखते हैं, -0.4 डेल्टा। इतनी बात क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे, ऑक्टाहेड्रल की थ्योरी पूरी लिखाएंगे। आज की क्लास आपकी होती है यहीं पे, नेक्स्ट क्लास बहुत